In last part of this chapter, we have studied about weather and climate. Weather, पर्टिकुलर प्लेस की पर्टिकुलर टाइम पर क्या उसके एटमॉस्फेयर की कंडीशन या स्टेट है, वो कहलाता है वहाँ का वेदर। वेदर हम टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स उनके बेसिस पर बताते हैं कि वहाँ की पर्टिकुलर जगह का वेदर कैसा है। जब वेदर की बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करी जाती है, उसका एवरेज निकाला जाता है, तो वो कहलाता है क्लाइमेट। सो लास्ट पार्ट में हमने ये सब पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन के बारे में। सो अडेप्टेशंस इन एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट। अलग अलग जगह का जो क्लाइमेट होता है उस अकॉर्डिंग वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं ताकि वो उस क्लाइमेट के साथ अच्छे से रह पाएँ। सो हम अब उसी के बारे में पढ़ेंगे। द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बोथ एबायोटिक फिजिकल एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज होते हैं उसका फ़र्क एबायोटिक जो फिज़िकल चीज़ें हैं उनको, उसके अलावा जो लिविंग चीज़ें हैं उनको, दोनों को ही हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द कंडीशन मेक सम फाइन एडजस्टमेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो खुद में भी कुछ चेंजेस करते हैं। दीज फाइन एडजस्टमेंट फॉर सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट आर कॉल्ड अडेप्टेशन। और ये जो ऑर्गेनिज्म अपने में जो चेंजेस कर रहे हैं ताकि उस बदले हुए इन्वायरमेंट के साथ वो अच्छे से रह पाए, उसमें सर्वाइव कर पाएँ, जिंदा रह पाएँ, वो कहलाता है अडेप्टेशन। तो इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। तो ये जो चेंजेस हैं जो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन्वायरमेंट करे जा रहे हैं, जो एडजस्टमेंट करे जा रहे हैं, वो कहलाते हैं अडेप्टेशन। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर्स विच इम्प्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द इन्वायरमेंट इन विच इट लिव्स इज़ नोन एज अडेप्टेशन। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी, लॉन्ग डेफिनेशन। ऑर्गेनिज्म अपने आप में जो उसके फीचर्स के अंदर चेंजेस करता है ताकि वो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जीवित रह सके, अपने आप को मेंटेन कर सके उसमें, वो कहलाता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो है वो दो टाइप का होता है, परमानेंट एंड टेम्पररी। ओके, परमानेंट अडेप्टेशन आर दोज अडेप्टेशन विच व्हेन एक्वायर्ड आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन. These therefore have a genetic basis. For example, fishes are adapted to aquatic environment and birds are adapted to fly. परमानेंट अडेप्टेशन वो अडेप्टेशन होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे फिशेस जो है, फिशेस एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहती है, तो उसके फिशेस के जो आगे वाली जनरेशन आएगी, उसकी जो अगली पीढ़ी होगी फिशेस की, वो भी पानी में ही रहेगी। तो जो पेरेंट्स के अंदर जो चेंजेस थे, जो अडेप्टेशन थे, वो उनके बच्चों के अंदर भी देखने को मिलते हैं। सो बर्ड्स में भी यही चीज़ है, बर्ड्स अडेप्टेड है फ्लाई करने के लिए, सो उनके जो आने वाली जनरेशन है वो भी अडेप्टेड ही होगी फ्लाई करने के लिए। तो इस तरह के जो अडेप्टेशंस होते हैं ये होते हैं परमानेंट अडेप्टेशंस। Next is temporary adaptations are short-term adaptation and are not inherited. For example, a skin color of a person became tanned when he or she works under sun for a longer period. टेम्प्रेरी अडेप्टेशंस जो होती है वो छोटे टाइम के लिए होती है और इनहेरिट नहीं होती। इनहेरिट मतलब आपकी अगली जो पीढ़ी है, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनके अंदर नहीं आएगी। जैसे अगर मान लो किसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं, किसी पर्सन का जो स्किन कलर है वो डार्क हो गया, सन टैनिंग हो गई है, स्किन कलर डार्क हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वो ज़्यादा टाइम क्या करता है, खुले में धूप में काम करता है, तो उसका स्किन कलर धूप में रहने के कारण डार्क हो गया है। इट डज़ंट मीन कि उसके जो बच्चे होंगे उनका भी स्किन कलर वैसा ही टैंड होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अडेप्टेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती है वो होती है टेम्प्रेरी अडेप्टेशन, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जबकि दूसरी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है वो होती है परमानेंट अडेप्टेशंस। ओके, तो अडेप्टेशन कितने टाइप की है? दो टाइप की। फिर हमें दिया हुआ है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो refers to the irregular warming of surface water in the Pacific Ocean. The warmer water pumps energy and moisture into the atmosphere,
ऑल्टरिंग ग्लोबल विंड एंड रेनफॉल पैटर्न। अल नीनो इफेक्ट क्या है? इसके अंदर पैसिफिक ओशन के सरफेस का जो पानी है उसके अंदर इरेगुलर वार्मिंग होती है, मतलब वो कभी भी गर्म हो जाता है और एक रेगुलर पैटर्न में गर्म नहीं होता। ये जो वार्म वाटर होता है ये क्या करता है, एनर्जी और मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर के अंदर पंप करता है, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ा देता है, जिससे हमारे जो ग्लोबल विंड पैटर्न या रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी अफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज अबाउट अडेप्टेशन। दो तरह की अडेप्टेशन होती है, परमानेंट और टेम्पररी। फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले जो रीजन्स हैं वो कौन से रीजन है? पोलर रीजन्स हैं। सो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, द पोलर रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट दिस ईयर। पोलर रीजन्स जो है वो हमेशा स्नो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं और वो पूरे साल भर ही कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे सर्दियों के टाइम का जो पूरे साल ही ठंडे रहते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम में तो और ज़्यादा ठंड होती है, तब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जनरल फीचर्स डेवलप्ड बाय एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स आर। पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं जनरली उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। Animals living in polar regions are usually white or light colored. It makes them not easily visible in the snowy background and protect them for their predators. It also helps them to catch their prey. जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? या तो वाइट कलर के होते हैं या फिर उनका जो स्किन कलर है वो लाइट कलर होता है। डार्क कलर के एनिमल्स वहाँ जनरली नहीं पाए जाते हैं। लाइट कलर के होने के कारण उनको ये फ़ायदा होता है कि उनका जो आसपास का एरिया है वो तो बर्फ़ से कवर है, स्नो है वहाँ पर, तो स्नो का कलर भी वाइट होता है, उनकी बॉडी का कलर भी वाइट या लाइट कलर का होता है। इससे कोई भी जो प्रीडेटर है, जो शिकार करने आएगा जो जानवर उनका, वो इनको ईजीली पकड़ नहीं पाता है और वो खुद को बचा लेते हैं ऐसे। और अगर मान लो कोई दूसरा जानवर है, इसका जो लाइट कलर्ड एनिमल्स है उनको खुद को तो फ़ायदा है ही है कि वो जो एनिमल उनका शिकार करने आएगा उससे बच जाएगा, लेकिन एक फ़ायदा उनको ये भी है, अगर उनको किसी का शिकार करना है तो वो वहाँ बर्फ़ में छुपे हुए बैठे रहेंगे तो बर्फ़ का कलर और उनका कलर सेम होगा, तो वो जिस एनिमल का शिकार करना है उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जो एनिमल है वो उनका शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये उनको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और उनको हेल्प भी कर रहा है। Most animals living in polar region hibernate during winter and utilize the energy from the food already stored in the body. Hibernation also minimizes their metabolic activity. हाइबरनेशन ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन में वो विंटर के टाइम में हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग स्लीप। हाइबरनेशन इज़ लॉन्ग स्लीप। वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए पूरी सर्दियाँ जो होती है वो सोते हुए ही निकालते हैं। जैसे हम सोते हैं ना, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, वैसे वो जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है तब सोते हैं और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है तब उठते हैं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं वो अपनी बॉडी में, मतलब जब ठंड नहीं होती है तब वो इतना खाते हैं ताकि बाद के लिए उनकी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहे। हाइबरनेशन के कारण उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितनी उनकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि सोते हुए तो हमें एनर्जी कम ही चाहिए। द एनिमल्स इन दीज रीजन हैव थिक वूल एंड फ्लीस ऑन देयर बॉडीज, दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन के, इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर थिक वूल, मोटी ऊन होती है, या इनकी जो स्किन होती है वो भी कैसी होती है? फ्लीस मतलब स्किन, छोटे बालों के साथ जो स्किन होती है वो फ्लीस कहलाती है। तो इनकी जो फ्लीस होती है वो भी मोटी होती है, जिससे वो बाहर का जो एक्सट्रीम ठंडा क्लाइमेट है उससे अपने आप को बचा पाएँ। द फैट अंडर द स्किन ऑल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। उनकी स्किन के नीचे की तरफ फैट इकट्ठा हो रखा होता है और ये जो फैट है ये भी उनको कोल्ड से बचाने में मदद करता है। Here we describe the polar region adaptation of animals by taking the example of polar bear and penguins. The polar bear is a good swimmer and can remain underwater for long. अब ये जो हमने पोलर रीजन के अडेप्टेशन पढ़े हैं एनिमल्स के, इनको हम दो एग्जाम्पल पोलर बियर और पेंगुइन की मदद से समझेंगे। पोलर बियर जो है वो एक अच्छा स्विमर है, वो तैर सकता है और काफ़ी लंबे टाइम तक पानी के अंदर
रह सकता है। अब हम पोलर रीजन की जो अडेप्टेशन है वो पोलर बियर्स के फॉर्म में देखेंगे कि पोलर बियर्स में क्या क्या अडेप्टेशन आ रही है ताकि वो उस पोलर रीजन में आराम से रह सके। यहाँ पे हमें पोलर बियर का डायग्राम भी दे रखा है कि वो कैसे दिखते हैं। द पोलर्स बियर हैव वाइट फर, because of these they are not visible in the snowy white background that is they camouflage with the surrounding. The white fur thus protect them from the predator and help them in catching their prey. पोलर बियर जो है उनके फर कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और इस वाइट कलर के होने के कारण वो जो स्नोवी वाइट बैकग्राउंड है उनका, चारों तरफ तो उनकी क्या है, स्नो है, तो बैकग्राउंड भी वाइट कलर का ही है, तो इसके साथ वो मतलब उनके जो बॉडी का कलर है और उनके जो बैकग्राउंड का कलर है वो सिमिलर हो जाता है। इससे वो आराम से उसके अंदर खुद को छुपा सकते हैं। कोमोफ्लेक मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कलर उसकी बैकग्राउंड के कलर से मैच हो जाए तो वो कहलाता है कॉमोफ्लेक। कॉमोफ्लेक जब होगा, ये जो इनके कॉमोफ्लेक के कारण जो वाइट कलर है, इससे ये अपने प्रीडेटर्स से खुद को बचा सकते हैं और शिकार करने में भी इनको इससे आसानी होती है। थिक फर रिटेन द बॉडी हीट एंड प्रोटेक्ट बियर्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। इनकी जो बॉडी के ऊपर थिक फर होते हैं, ये जो ऐसे बाल बाल से दिख रहे हैं ना आपको, जो इस तरह के जो फर होते हैं, इनसे क्या होता है, इनकी शरीर की जो गर्मी है, इनकी जो बॉडी हीट है वो बाहर की तरफ नहीं जाती है और इनको ठंड से भी बचाव हो जाता है। देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, दिस ऑल्सो इंसुलेट्स देयर बॉडी। इनकी जो स्किन है उसके नीचे थिक लेयर होती है फैट की, जो उनकी बॉडी को इंसुलेट करती है। इंसुलेट करना मतलब इस थिक लेयर के कारण उनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर की सराउंडिंग में नहीं मिलेगी। द पाव्स ऑफ पोलर बियर आर वाइड एंड लार्ज हैविंग क्लॉज। इनके जो पाँव होते हैं वो देखो इस तरह के दिख रहे हैं आपको यहाँ पे पाँव। ये पाँव कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं और इस तरह से आगे क्लॉज मतलब पंजों की तरह होते हैं। दीज हेल्प देम टू वॉक ऑन स्नो कम्फर्टेबली, और इसकी मदद से वो आराम से स्नो के ऊपर चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पाव्स हेल्प इन डिगिंग द स्नो, होल्डिंग द प्रे एंड फॉर सेल्फ डिफेंस। उनके जो स्ट्रॉन्ग पाँव है, इसके उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी मदद से वो आराम से जो स्नो है उसको डिग कर सकते हैं, उसको खोद सकते हैं, अपने जो प्रे है, इनका जो शिकार होता है उसको आराम से पकड़ सकते हैं और सेल्फ डिफेंस खुद के बचाव के लिए भी ये पंजों का इस्तेमाल करते हैं। पोलर्स बियर हैव कीन सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट देयर एनिमी एंड प्रे। पोलर बियर की जो सूंघने की कैपेसिटी जो है, स्मेल करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे ये आसानी से अपना जो एनिमी, अपना दुश्मन है या अपना जो शिकार है, दोनों को ही आराम से पहले ही इसकी स्मेल से ये पता कर सकते हैं कि आसपास हमारे ऐसा कोई है। पोलर बियर कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग बिकॉज दे कैन स्विम। पोलर बियर तैर सकते हैं, तो इस तैर सकते हैं इसलिए वो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी पानी के अंदर रह सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर बियर स्लीप इन देयर डेंस, दे लीव ऑन स्टोर्ड बॉडी फैट अंटिल स्प्रिंग। ठंड के टाइम पे पोलर बियर जो है वो उनकी डेंस, उनके जो रहने की जगह है, डेंस गुफा जैसी होती है, उसके अंदर ये जाकर सो जाते हैं और ये तब तक वहाँ पर सोते रहते हैं जब तक कि अगला मौसम, स्प्रिंग का मौसम नहीं आ जाता, और तब तक ज़िंदा रहने के लिए उनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फैट स्टोर है उसी से वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। द थिक फर एंड द फैट अंडर द स्किन प्रोवाइड सो मच इंसुलेशन दैट दे हैव टू मूव स्लोली टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। इनकी जो बॉडी के ऊपर थिक फर होता है और जो फैट होता है वो इतना ज़्यादा होता है, वो उनको इतना ज़्यादा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है कि ये हमेशा क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ये कभी भी फास्ट नहीं मूव करते हैं। अगर ये फास्ट मूव करेंगे तो इनकी बॉडी क्या होगी, ओवर हीट हो जाएगी, हद से ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इसीलिए ये हमेशा धीरे स्लोली मूव करते हैं। तो ये थे पोलर बियर के अडेप्टेशंस। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पेंगुइन के अडेप्टेशन पढ़ेंगे। पेंगुइन जो है वो इस तरह के दिखते हैं। पेंगुइन्स हैव वाइट feathers on the belly. They merge with the surrounding white background and are protected from their predators. ये जैसे इनकी बैली, इनका जो पेट वाला जो एरिया है वहाँ अगर देखोगे तो उसका कलर क्या है, वाइट कलर है। तो वाइट कलर होने के कारण क्या होता है कि इस वाइट जो बैकग्राउंड है इनकी सराउंडिंग का, उसके साथ मर्ज हो जाता है ये वाइट कलर, और इससे अपने आप को बचाते हैं प्रीडेटर्स से। प्रीडेटर्स मतलब जो इनका शिकार करेगा उससे। Penguins also have a thick layer of subcutaneous fat
पेंगुइन जो होता है इनकी भी क्या होता है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस, स्किन मतलब सबक्यूटेनियस फैट मतलब स्किन के नीचे की तरफ फैट इकट्ठा हो रखा होता है और उसकी मोटी लेयर होती है। इनकी जो स्किन है वो भी थिक होती है, मोटी होती है और उसके ऊपर, स्किन के ऊपर क्या होता है, फैदर, पंख से होते हैं। इसके कारण ये अपने आप को जो एक्सट्रीम कोल्ड, इनके आसपास जो ये पोलर रीजन में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इसकी मदद से ये खुद को उस ठंड से बचाते हैं। पेंगुइन्स आर गुड स्विमर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन वाटर, दे कैन स्विम एंड डाइव टू अवॉइड एक्सेस बॉडी हीट ड्यूरिंग समर। पेंगुइन्स अच्छे स्विमर हैं, ये तैर सकते हैं, इसीलिए ये अपने जो ज़्यादा तक टाइम है वो पानी के अंदर ही बिताते हैं। ये तैरते हैं, पानी के अंदर डाइव करते हैं, ऐसे डाइव मतलब ऐसे डुबकी भी लगाते हैं, ताकि इनकी जो बॉडी के अंदर समर के टाइम में इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस हीट को अवॉइड करने के लिए भी ये पानी के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। देयर स्ट्रीमलाइट बॉडी, वेब्ड फीट एंड फ्लैटेंड फ्लिपर लाइक विंग्स हेल्प देम इन स्विमिंग। स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे मछलियों की बॉडी और होती है ना, आगे से पतली और पीछे से, बीच में से मोटी, फिर पीछे से वापस पतली होती है, इस तरह से, तो ये होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी भी देखो बॉडी ऊपर से क्या है, पतली है, नीचे से भी पतली है, बीच में क्या है, मोटी है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इनकी जो फीट होती है, इनका जो पाँव है वो वेब्ड होता है। जैसे आपने कई सारे बर्ड्स का, जैसे चमगादड़ वगैरह होते हैं, क्या होता है उनके जैसे इस तरह से उंगलियां होती है, बीच में क्या होती है, ऐसे इस तरह से वेब बने हुए होते हैं। तो और इनके जो फ्लिपर्स हैं, मतलब विंग्स जैसे होते हैं, इनके जो आगे वाले जो होते हैं, ये जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये कैसा है, विंग जैसा है। इससे इनको स्विमिंग करने में मदद मिलती है। Short and thick feathers not only protect penguin from biting cold but also make their body surface waterproof. इनके जो छोटे और मोटे पंख जो है इनकी बॉडी के ऊपर, ये इनको ठंड से बचाते हैं। ठंड से बचाने के साथ साथ इनकी बॉडी को वाटरप्रूफ भी बना रखते हैं। वाटरप्रूफ मतलब बाहर से जो पानी है वो अंदर की तरफ इनकी बॉडी के अंदर नहीं जाता है। Legs, head and wings are short to avoid loss of heat from the extreme conditions. इनके जो लेग है, हेड है और विंग्स है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, ताकि जो हीट का लॉस है वो रोका जा सके। कम से कम इनकी बॉडी की हीट एयर के अंदर जाएगी तो इनकी बॉडी वार्म रहेगी। पेंगुइन्स लिव इन ग्रुप्स एंड रिमेन हडल्ड टुगेदर, दिस कीप देम वार्म एंड प्रिवेंट हीट लॉस। पेंगुइन्स जो है वो ग्रुप में रहते हैं, एक अकेले अकेले नहीं रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं, और एक हमेशा ये एक जगह से दूसरी जगह भी साथ में ही जाते हैं। इससे इनकी बॉडी जो है वो वार्म भी रहती है और हीट का जो लॉस है वो भी कम हो जाता है। सो ये थे पेंगुइन के अंदर अडेप्टेशन। नेक्स्ट जो अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोलर बर्ड्स के अंदर। पोलर रीजन में जो बर्ड्स पाई जाती है उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे सील और साइबर क्रेन का हमें एग्जाम्पल दे रखा है। Birds living in polar region cannot tolerate extreme cold of winter season and return back when summer sets in. पोलर रीजन में जो बर्ड होती है, पोलर रीजन के सर्दियों के टाइम में पोलर रीजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, लगभग -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वो इतने लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है, इसीलिए वो क्या करती है, सर्दियों के टाइम में पोलर रीजन से चली जाती है और वापस जब समर स्टार्ट होने वाला होता है तब लौट आती है। Migration is the mass movement of birds or animals in groups from one part of the world to another according to the season for food or reproduction. तो माइग्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, पहले इसको अंडरलाइन कर लो। माइग्रेशन मास मूवमेंट होता है। मास मूवमेंट मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक बर्ड या एक एनिमल जा रहा है, बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वर्ल्ड के। और क्यों जाते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे एक सीज़न को अवॉइड करने के लिए दूसरी जगह पर चले गए, जब वापस सीज़न नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से लौट आते हैं। ये जाते हैं या तो फूड के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे और लोगों को बर्थ देना, अपने ही जैसे और लोगों को प्रोड्यूस करना। Some migratory birds fly as much as 15,000 kilometers to escape the extreme winter condition. For example, Siberian cranes come from Siberia to Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा एंड वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कुछ माइग्रेटरी बर्ड जो है वो 15,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस भी कवर करती है
इसकी विंटर कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया है साइबेरियन क्रेन का, ये एक बर्ड देखो यहाँ पे इसका डायग्राम दिख रहा है आपको। ये जो साइबेरियन क्रेन बर्ड है ये क्या करती है, साइबेरिया कंट्री से कहाँ पर आती है, राजस्थान के भरतपुर बर्ड सेंचुरी में, या फिर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो हरियाणा में वहाँ पर, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो वेटलैंड्स है वहाँ पर आती है। सर्दियों, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती है तब आती है, क्योंकि उस टाइम पर पोलर रीजन्स में जो ठंड है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके इन जगह पर आती है। द आर्कटिक फर्न ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच सुटेबल डेस्टिनेशन। जो आर्कटिक टर्न, ये भी एक एनिमल का नाम है बर्ड का, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है सूटेबल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इट ट्रैवल्स 35,200 किलोमीटर अ ईयर। एक साल के अंदर वो इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इट रेस्ट एट ट्रीलेस आर्कटिक टुंड्रा इन समर एंड मूव्स टू एंटार्क्टिका इन विंटर व्हेन देयर इज समर। इट रिटर्न्स टू द सेम नेस्ट ईच स्प्रिंग। ये जो बर्ड है ये क्या करती है, आर्कटिक टुंड्रा जगह का नाम है, वहाँ पर जो ट्रीलेस, आर्कटिक टुंड्रा के अंदर जो ट्रीलेस बिना पेड़ वाली जो जगह है वहाँ पर ये जाके रहती है समर में, और वापस एंटार्क्टिका लौट जाती है विंटर में जब वहाँ पर समर आ जाता है। तो ये जो सेम नेस्ट है ये फॉलो करती है हर स्प्रिंग के टाइम पे, हर साल यही इनका मूवमेंट रहता है एक जगह से दूसरी जगह। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई सो हाई दैट द विंड ब्लोज हेल्प्स देम इन फ्लाइंग। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो, जैसे हमारे जो नॉर्मल बर्ड्स जिस ऊंचाई पे उड़ रही है, ये उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ती है ताकि इनको हवा की मदद से हेल्प मिले उड़ने में। वाइल माइग्रेटिंग बर्ड्स fly during day as well as during night. How birds find their way and their nest is an amazing feature of birds. It seems that birds have an inbuilt sense of direction. ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है ये दिन जब माइग्रेशन करती है तो दिन और रात दोनों टाइम उड़ती है। ये जो बर्ड्स होती है इनके अंदर बहुत ही अच्छा सेंस होता है डायरेक्शन का। हर साल ये एक ही जगह पर वापस आ रही है, तो इनका जो इनबिल्ट सेंस होता है, इनको डायरेक्शन भी पता होता है अपना, इनको ये भी पता होता है कि हमें किस जगह पर जाना है। सम बर्ड्स यूज लैंडमार्क टू फॉलो द स्पेसिफिक डायरेक्शन। दे मे बी गाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड बाय स्टार्स एट नाइट और द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये बर्ड्स जो है वो क्या करती है, कुछ लैंडमार्क बना देती है कि हमें फिक्स इसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो कुछ लैंडमार्क बना देते हैं कि इस जगह से टर्न लेना है या उस जगह पे सीधा जाना है। तो उसी तरह ये भी कुछ स्पेसिफिक लैंडमार्क यूज़ करती है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है ये पता करने के लिए। या तो वो सन के डायरेक्शन को यूज़ करती हैं दिन के टाइम में, नाइट के टाइम में स्टार्स के डायरेक्शन को यूज़ करते हैं, या फिर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। सो ये थे अडेप्टेशंस। पोलर रीजन्स के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं एनिमल्स के अंदर, उसके बारे में पढ़ा है अभी हमने।